लोगों को समझ में आएगी जो स्टैंडिंग वेव में कंटिन्यूअसली मेरी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं या मेरी वीडियो देख पा रहे हो तो हम जब कोई वेब सीरीज देखते हैं ना, वेब सीरीज कोई सीरीज, तो बीच में से नहीं आ सकती ना समझ में, ये तो फिजिक्स है। तो यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे, लेक्चर नहीं देखे, तो जाओ पहले उन्हें देखो। यहां टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम हमारा स्टैंडिंग वेव का आज नेक्स्ट टॉपिक चलेगा स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गेन पाइप। टॉपिक चलेगा स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गेन पाइप। स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गेन पाइप। अब स्टैंडिंग वेव से तो हमारी दोस्ती हो चुकी, अब ये ऑर्गेन पाइप क्या है? ऑर्गेन पाइप म्यूजिकल, कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम एयर प्रेशर देके आवाजें निकालते हैं, एयर प्रेशर देके आवाजें निकालते हैं अलग अलग स्पेसिफिक साउंड की। नहीं समझे ना? ऑर्गेन पाइप जैसे बांसुरी है ना, यूं करके बजाते हैं ना। और एक मिनट जैसे यहाँ पे कुछ हो तो एक मिनट रुकना। मेरी कोशिश ये रहती है ना कि शायद आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ जाओ। तो ऑर्गेन पाइप ऐसी पाइप, ठीक है, जिसमें हम कुछ एयर प्रेशर दें और वो कुछ एक डेफिनेट पैटर्न की साउंड जनरेट करे। कुछ हम एयर प्रेशर देंगे, चाहे वो हम मुंह के थ्रू दे सकते हैं, चाहे हम किसी, जैसे हम वो देखे हैं ना इंस्ट्रूमेंट यूं करके बजाते हैं, हारमोनियम में ऐसे करके हवा देते हैं, नहीं हारमोनियम में भी हवा देते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेन पाइप जहां एयर प्रेशर के थ्रू कुछ साउंड क्रिएट की जाती है। अब जैसे बांसुरी है, बांसुरी पे आप फूंक मारते हो, एयर प्रेशर देते हो, फिर बाद में इधर से उंगलियां भी होती है, लेकिन वो साउंड क्रिएट करती है। शंख है, शंख में मुंह दबा के पंडित बजाते ना, शंख छोड़ो। मैंने एक छोटा सा ये रील है ना, रील पेचक जिसे बोलते हैं, ये ढक्कन, यदि मैं इसको यूं अंगूठा दबा दूं तो कुछ आवाज क्रिएट हो रही है ना, तो बस इन्हीं को बोलते हैं ऑर्गेन पाइप। ऑर्गेन पाइप दो तरीके की होती है। ऑर्गेन पाइप या तो ऐसी होगी, मतलब समझ गए ना थोड़ा थोड़ा, या ऐसी होगी ऑर्गेन पाइप। अच्छा वो भी देखिए, जो वो बजाते हैं ना बारात में, बैंड में एक भोंपू सा बजाता है, मोटी सी आवाज। हाँ, तो सबकी पिच अलग अलग हो सकती है, वो भी तो एयर मुंह से प्रेशर दे दे के निकालते हैं ना। तो ये सब ऑर्गेन पाइप होती है। पुराने जमाने में जानवरों के ऑर्गेन से बनाते थे, इसलिए ऑर्गेन पाइप बोलते थे। अब तो कई चीजों से बनाते हैं, मेटल की भी बनती है, जानवरों के ऑर्गेन से भी बनती है। एक और बताता हूं, आप गिलास लीजिए, कप या गिलास ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, चम्मच से बजाते हो ना तो टन 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 बजा सकते हो ना ऑर्गेन पाइप। एक्चुअली क्यों ऑर्गेन पाइप? कि ये रहा हमारे पास कप या ग्लास, इसमें पानी भर दिया, अब जब यहां से चम्मच से मारते हो टन, ठीक है, तो बताना एक तरफ से तो बंद है ना ये पाइप, तो यहां से आप एक्चुअली एयर प्रेशर दे रहे होते हो, इसको टक्कर मार के एयर प्रेशर दे रहे होते हो टन, तो कुछ स्पेसिफिक साउंड निकलती है। तो बस इतना समझिए, ये दो तरीके की होती है, या तो वो दोनों तरफ से ओपन होगी या एक तरफ से बंद होगी। ये वाली नहीं होती, दोनों तरफ से बंद वाली नहीं होती, या तो दोनों तरफ से वो खुली होगी। जैसे बांसुरी है ना, बांसुरी दोनों तरफ से खुली होती है, बजाओ, एक तरफ से फूंक मारते हो, एक तरफ से निकल भी जाती है, ठीक है, या एक तरफ से बंद, जैसे ये वाले, ये एक तरफ से बंद है ना। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, पानी का अलग अलग लेवल डालते हैं, अलग अलग, जैसे यदि पानी इतना ना भरे, इसमें इतना भर दे, पानी इसमें इतना ना भरे, इतना भर दे, ठीक है, तो आप बताइए अलग अलग साउंड क्रिएट हो जाती है ना उसी ग्लास में। मतलब एक जैसे 3-4 ग्लास ले लिए, उसमें पानी का अलग अलग लेवल क्रिएट कर दिया, अब जो चम्मच मारोगे इसमें टन टन टन, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग साउंड जनरेट होंगी। आज हम उसी पे कुछ बातें करने वाले हैं। हमारे में एनसीईआरटी में तो डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आप एनसीईआरटी के सवालों को तो छू लो एटलीस्ट, ठीक है। तो पहले ऑर्गेन पाइप समझ में आ गया। एक वो होता है माउथ ऑर्गेन, दबाते ना, उसमें तो ऑर्गेन वर्ड आ भी रहे, आप फूंक मारते हो नहीं मारते हो, तो पहले होता है ऑर्गेन पाइप, दिमाग में घुस गया कि क्या होती है ऑर्गेन पाइप। मैंने ये भी एग्जाम्पल दिया, शंख है, बांसुरी है, ऑल दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एयर प्रेशर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट साउंड क्रिएट की जाती है, ठीक। अब आ जाइए, इसमें क्या होता है, एक्चुअली इनमें स्टैंडिंग वेव बनती है। क्योंकि एक चीज सुनना, जब किसी भी वेव को आगे ना बढ़ने दिया जाए या किसी भी वेव एनर्जी को एक डेफिनेट रीजन में ही कंफाइन कर दिया जाए, हमेशा स्टैंडिंग वेव बनेगी, ध्यान रखना, स्टैंडिंग वेव। अब जब रस्सी दोनों तरफ से क्लैंप कर दी तो रस्सी में स्टैंडिंग वेव ही तो बनी ना, वेव यूं जाती थी, लौट के आ जाती थी, जाती थी, लौट के आ जाती थी, फर्दर मूवमेंट नहीं हो रहा था वहां।
ऐसे ही इसमें क्या होगा, हम यहां से साउंड वेव भेजेंगे, साउंड एयर प्रेशर भी बोल सकते हो, साउंड या एयर प्रेशर। अच्छा, उसके लिए आपको बेसिक ये पता होना चाहिए, साउंड हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यू कंप्रेशन रेयरफेक्शन। मैंने आपको एक दिन लॉन्गिट्यूडनल वेव का चलने का अंदाज बताया था कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है, कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है, कैसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं। कंप्रेशन हो जाते हैं कुछ जगह रेयरफेक्शन हो जाते हैं, कुछ जगह कंप्रेशन, कुछ जगह पार्टिकल पास पास हो जाते हैं, कहीं दूर दूर हो जाते हैं। साउंड वेव हमारी वैसी ही वेव होती है, कैसी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यदि मैं यहां से कोई भी एयर प्रेशर दूं, यहां से पल्स दूं, प्रेशर वेव दूं, है ना। अच्छा, साउंड वेव को प्रेशर वेव भी बोलते हैं क्योंकि प्रेशर के थ्रू ही जारी होती है। हम जैसे मैंने बोला सा, अब सा रे गामा वाला सा, तो मेरे सा में ना मैंने एयर पार्टिकलों को डिस्टर्ब किया है, मेरे सा ने। अब वो विद 340 मीटर 332 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एयर में डिस्टर्बेंस होकर आपके कानों तक जाता है। चलो आप तो कैमरे के सामने हो, यदि मेरे सामने भी होगा, ठीक है, तो मैंने कुछ भी बोला, मैंने बोला मान लो कि जैसे सा रे, तो जैसे रे बोला तो मेरे रे बोलने में एयर पार्टिकल अलग तरीके से डिस्टर्ब हुए, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो एयर में प्रेशर वेरिएशंस हुए। उन प्रेशर वेरिएशंस जब कान में पहुंचते तो भगवान ने एक सेंसर लगा रखा है ईयर ड्रम, वो उन प्रेशर वेरिएशंस को करंट में बदल देता है और वो बताता है कि ये रे बोल रहा है, ये इस तरीके का प्रेशर वेरिएशन है कि ये रे, डिकोड कर देता है उसको। मैंने बोला गा, तो मेरे गा में ना अलग तरीके से प्रेशर वेरिएशंस होंगे, फिर वो वहां पे जाएंगे, उसका कान बता देगा कि ये ऐसा प्रेशर वेरिएशन है, ये गा बोल रहा है। ठीक, चलिए, तो यदि मैं यहां से कोई भी एयर प्रेशर दूं तो ये वेव जाएगी जाएगी जाएगी, यहां से रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा, बोलो, रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर दो वेव सुपर इम्पोज हो रही होती है। और ठीक है, हम ये एज्यूम कर लेंगे यदि एनर्जी लॉस नहीं है तो भैया जिस वेव के एम्पलीट्यूड से भेजी होगी वही वेव का एम्पलीट्यूड आ रहा होगा, क्योंकि मीडियम वही है तो स्पीड नहीं चेंज हुई होगी। तो जब दो ऐसी वेव सुपर इम्पोज होती है तो इसके अंदर बनेगी स्टैंडिंग वेव। तो ये बात समझ में आ गई, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव की एक आदत होती है, वो केवल कुछ ही डेफिनेट पैटर्न में आएंगी, कुछ ही डेफिनेट पैटर्न ही बनते हैं, यानी कुछ ही स्पेसिफिक साउंड ही निकल सकती है इन पाइप के माध्यम से। आप सोचो कि मैं बांसुरी से दुनिया के सारे सुर निकाल लूं, सारी आवाजें निकाल लूं, नहीं। आप सोचो कि मैं शंख से, अभी वो क्या बनाई थी मैंने रील सी कहानी, ये आप, मैं सोचू कि मैं इससे दुनिया के सारे सुर निकाल लूं, संभव ही नहीं है। तो हर ऑर्गन पाइप में एक डेफिनेट पैटर्न की ही फ्रीक्वेंसी एक्साइट होगी, एक डेफिनेट पैटर्न की ही साउंड निकलेगी, ठीक है। तो ये तो होगी ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड, ठीक है। इधर से आप एयर प्रेशर देंगे, इधर से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन होगा, उनकी बातें बाद में करेंगे। अब यहां से देते हैं, ये दोनों तरफ से ओपन हो, जैसे वही बांसुरी, यहां से तुमने एयर प्रेशर दिया, कुछ भी फूंक मारी, एयर प्रेशर, तो यहां से भी रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे बच्चा सबसे पहले तो ताज्जुब करता है, यहाँ क्यों होगा एयर रिफ्लेक्शन। चलो सर, यहां से तो समझ में आता है। अच्छा, यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन है रिजिड बाउंड्री, है ना, रिजिड बाउंड्री है ना। अच्छा, एक और चीज, एक मिनट सुनना, ये रे मेरे पार्टिकल, एक चीज और दिमाग में रखना, ठीक है, और ये रे पार्टिकल, ठीक है, ये यदि मैंने इसमें एनर्जी दी और एनर्जी ऐसे जाए और एनर्जी ऐसे जाए, ये दोनों ही वेव होंगी। पहले एनर्जी इस पे पहुंचेगी, फिर इस पे, 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 ऐसी वेव में ऐसे 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 करके पहुंचेगी। लेकिन यदि ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे, ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे, तो ये तो ही ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है, और रस्सी में ये वाली चीज थी। लेकिन आज हमारी किस तरीके की वेव है, सुनिए। हम क्योंकि साउंड वेव पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब मैं यदि यहां से कुछ भी वेव दूं तो ये पार्टिकल पे पहुंचेगी एनर्जी, फिर इस पे पहुंचेगी, फिर इस पे। वेव की डेफिनेशन ही यही है, वेव के चलने का अंदाज ही यही है। तो ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे, अब ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऐसे, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी यदि मैं ये मानूं कि एयर कई सारे पार्टिकल हैं, इसमें अनगिनत पार्टिकल होंगे, ये रे, अब मैंने कुछ पल्स दिया तो ये यूं वाइब्रेट कर रहे होंगे बेटा, यूं, ये पार्टिकल यूं वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल यूं वाइब्रेट करेगा, ये यूं वाइब्रेट करेगा, ये यूं वाइब्रेट करेगा। अब बस कहानी ये हो गई कि ये यूं वाइब्रेट करेंगे। कल तक जब हम रस्सी में स्टैंडिंग में पढ़ रहे थे तो ये वेव ऐसे जा रही थी और ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, वेव ऐसे जा रही थी, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे। ये देखो, आप देखिए, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं ना, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये तो थी ट्रांसवर्स वेव। लेकिन आज हम लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे।
तो इसमें ये, अब आप देखिए ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है बिल्कुल एंड में, अब इसके इधर तो रिजिड बाउंड्री है, ये तो इधर उधर ऑसिलेट कर ही नहीं सकता ना। ये जो पार्टिकल है, गौर से देखो, ये जो पार्टिकल है बिल्कुल एंड में है ना, ये तो ऑसिलेट कर ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है यार, उसके उधर दी बताना, मैं दीवार के यहाँ खड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो बताना मैं उधर इधर, भाई ऑसिलेशन के लिए इधर और उधर बोलते हैं टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, तो इसका तो टू एंड फ्रो मोशन हो ही नहीं सकता ना। तो यानी जो सबसे लास्ट वाला पार्टिकल होगा वो यहाँ पे नोड बनाएगा। क्या बनाएगा? नोड। समझ में आ रहा है? नोड। ध्यान करो, स्टैंडिंग वेव में नोड का क्या मतलब था? दोज पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड 0 होता था। ध्यान है ना, एम्पलीट्यूड जो हिलते ही नहीं थे, जो वाइब्रेट ही नहीं करते थे। ये क्यों नहीं, अच्छा जब हम रस्सी में पढ़ रहे थे तो रस्सी में हम बोलते थे कि भैया ये वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो पॉइंट फिजिकली क्लेम्ड था। कैसे हिल जाएगा वो, कैसे हिल जाएगा? ये रही रस्सी, ठीक है, दोनों तरफ से मैंने क्लोज कर दी, मतलब क्लेम कर दी, तो देखो कैसे हिल जाएगा जब वो क्लेम पे दो। तो ऐसे ही ये पार्टिकल जो बिल्कुल लास्ट में है, जब वो इधर उधर मीन, जब उसको आपने रोक रखा है, उसको इधर जाने की सुविधा नहीं है, तो ये ऑसिलेट ही नहीं करेगा। तो पहले बताइए, ये समझ में आ गया कि यहाँ पर नोड बनेगा? ये समझ में आ गया कि नहीं कि यहाँ नोड बनेगा? क्योंकि ये रिजिड बाउंड्री है, हिलना अलाउड ही नहीं है। हाँ, और जो बिल्कुल एंड पर होंगे, जो बिल्कुल लास्ट पे होंगे, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है इधर उधर हिलने के लिए। तो ये जो पाइप है, ये, इसमें एक चीज रट लीजिए, ठीक है, कि यहां हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब वही जो मैं स्ट्रिंग में समझाता था। एक्चुअली साउंड में ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन एक चीज और, एक्चुअली क्या होता है, आप ये मान सकते हैं कि यहाँ रेयर फ्रैक्शन है और यहाँ कंप्रेशन। अच्छा छोड़ो उसे छोड़ो। देखिए अब ये तो मानते हो ना, साउंड में कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जाती है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। अब आप बताइए कंप्रेशन कौन सी जगह है जब पार्टिकल भिज गया, बुरी तरीके दब गया, वही तो है ना। अब गौर से सुनना, कंप्रेशन में जो बिल्कुल एट द सेंटर होगा वो पार्टिकल हिल सकता नहीं है, क्योंकि कंप्रेशन है, कंप्रेस्ड पार्टिकल है। बताना उसका ऑसिलेशन फील करिए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा फील कर लीजिए। और रेयर फ्रैक्शन में जो पार्टिकल होगा, रेयर फ्रैक्शन माने रेयर फ्रैक्शन में जो होगा पार्टिकल, वहां डेंसिटी नहीं है इतनी, वहां पार्टिकल मजे से ऑसिलेट कर सकता है। तो आप बताइए कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कौन सा वाला पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं पाएगा या बहुत कम करेगा? कंप्रेशन वाला पार्टिकल या रेयर फ्रैक्शन वाला पार्टिकल? ये बताइए कौन सा वाला पार्टिकल ऑसिलेट करने के लिए कंफर्टेबल होंगे? हाँ चलो मैं दोबारा क्वेश्चन, एक मिनट दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूं। एक कंप्रेशन रीजन, एक रेयर फ्रैक्शन रीजन, किस रीजन में पार्टिकल ऑसिलेट कंफर्टेबली कर लेंगे? आप खुद बताइए। बिल्कुल ठीक, आप सी और आर बोल सकते हो, यदि टाइप नहीं करना चाहते तो सी और आर टाइप कर सकते हो, बिल्कुल ठीक। इस रीजन में यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो पार्टिकल यहां कंफर्टेबली ऑसिलेट कर लेंगे, क्योंकि वहां रेयर फ्रैक्शन है, यहां थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए ऑसिलेट करना। अब एक चीज सुनना, डिस्प्लेसमेंट कर नहीं पा रहा तो कैसी फील आ रही है यहाँ? नोड की या एंटी नोड की फीलिंग आ रही है यहाँ पे? बताओ। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा, कैसी फीलिंग आ रही है? क्योंकि कंप्रेस्ड है, बहुत मुश्किल से ये है, कंप्रेस्ड है। बताइए कैसी फीलिंग आ रही है, नोड की या एंटी नोड की? जल्दी बताइए, नोड या एंटी नोड? जी हाँ भूमिका, और भी बोलो बेटा, यहाँ कैसी फीलिंग आ रही है जब पार्टिकल हाईली कंप्रेस्ड है, हिल नहीं पा रहा? अच्छा एक बात बताइए, आप कभी जनरल डिब्बे में कभी गए नहीं होगे ट्रेन में? हाँ, यहाँ नोड की फीलिंग आ रही है, यहाँ नोड। यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ नोड की फीलिंग आनी चाहिए या एंटी नोड की? क्योंकि वहां मजे से ऑसिलेट कर पाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ अपनी सिचुएशन। जब आप कंजेस्टेड ट्रेन में जाते हैं ना, जनरल बोगी में, है ना, जनरल बोगी में इतनी कंजेस्टेड होती है ट्रेन, इतनी आदमी खड़े रहते, खड़े होने की भी जगह नहीं, चलो आप खड़े भी हो गए, आप देखिए बेटा आप हिल ही नहीं सकते, इतना चारों तरफ से कंजेस्टेड हो, कंप्रेस्ड हो। वहां तो कभी कभी क्या होता है, जैसे पसीने आ रहे हैं, पसीने क्या कहते हैं, गर्दन से होते हुए शर्ट के अंदर जा रहा है, बस तुम यूं कर सकते हो, है ना, यूं कर सकते हो बस, क्योंकि आपके पास हिलने का ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। और गलती से तुम कान खुजाने की कोशिश करोगे, इतनी भीड़ होती है, बगल वाले का कान खुज रहा होता है, बगल वाले का। तो आप समझिए उस समय की सिचुएशन कि जब आप एक कंप्रेस्ड रीजन में हो गए तो आपके लिए ऑसिलेट करना। अच्छा उसका एक एडवांटेज तो है, यदि ट्रेन में जर्क आया तो आपको जर्क नहीं लगेगा, क्योंकि चारों तरफ से तो आप ऐसे ही फंसे हुए हो।
तो जहां कंप्रेस रीजन होता है पार्टिकल के लिए टफ टू ऑसिलेट हो जाता है। और यही ट्रेन खुली हो, आराम से रिजर्वेशन वाली में जाओ तो आराम से घूमते हो कि नहीं घूमते हो आप। तो ध्यान रखना, जहां कंप्रेस रीजन होगा वहां पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट करना मुश्किल होगा, यानी नोड जैसी फीलिंग आनी चाहिए। रेयर फ्रैक्शन में मजे से ऑसिलेट करते हैं, खूब उछल उछल के दूर दूर तक, तो एंटी नोड। लेकिन ये बात हुई डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन अब दूसरा पहलू प्रेशर की, जहां कंप्रेस्ड रीजन होता है ना, कंप्रेस्ड रीजन होता है, वहां प्रेशर तो हाईएस्ट होगा, प्रेशर होगा मैक्सिमम, प्रेशर होगा मैक्सिमम। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, एक बार दोबारा खेलते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट कंप्रेस्ड रीजन में मिनिमम लिखना चाहिए, मैक्सिमम। नोड और एंटी नोड छोड़ो, और कंफर्टेबल वर्ड देता हूं। जहां कंप्रेस्ड रीजन है वहां डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, मिनिमम या मैक्सिमम? पार्टिकल के ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी मिनिमम या मैक्सिमम? यहां कंप्रेस्ड रीजन में डिस्प्लेसमेंट, कंप्रेस सुहानी सही कर, भूमिका ठीक, बिल्कुल कंप्रेस, इसे छोड़ो प्रेशर को। कंप्रेस्ड रीजन में पार्टिकल के ऑसिलेशन की जो पॉसिबिलिटी होंगी, डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, वो मिनिमम होगी। और रेयर फ्रैक्शन वो मैक्सिमम ऑसिलेट कर सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट मजे ले सकता है यदि ट्रेन आराम से रिजर्वेशन डिब्बे में जाओ। अब बात करते हैं प्रेशर की। अब प्रेशर को देखो बेटा, आप सब लोग समझना होशियार बच्चे, जहां कंप्रेस्ड रीजन होगा वहां प्रेशर तो मैक्सिमम हो गया ना, हो गया कि नहीं, कंप्रेस वर्ड। और जहां रेयर फ्रैक्शन हो गया वहां प्रेशर मिनिमम। तो ध्यान रखना, ये दोनों वेव जस्ट π/2 के फेज डिफरेंस से चलती है। जहां पर डिस्प्लेसमेंट मतलब समझना, यदि आप डिस्प्लेसमेंट को लेके साउंड वेव को डिस्कस करना चाहते हो तो ध्यान रखना कि जहां कंप्रेशन रीजन होता है वहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, रेयर फ्रैक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। लेकिन उसी जगह कंप्रेशन रीजन में प्रेशर मैक्सिमम और ये मिनिमम होता है। तो इसलिए कभी कभी एक वर्ड और बोलते हैं, यदि डिस्प्लेसमेंट कहीं पर नोड बनाएगा तो ये एंटी नोड बनाएगा। जहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है वहां प्रेशर का एंटी नोड होता है, और जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यानी एंटी नोड होगा, ये भाई साहब नोड होंगे। क्योंकि नोड का और एंटी नोड का मतलब, नोड माने मिनिमम ऑसिलेशन या जीरो ऑसिलेशन, एंटी नोड माने मैक्सिमम ऑसिलेशन। क्या ये डायलॉग समझ में आ गया कि नहीं, कि जहां डिस्प्लेसमेंट नोड होता है वहां प्रेशर का एंटी नोड होता है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। 1 नंबर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन और वाइवा वाला क्वेश्चन है ये। हाँ, तो अब आ जाइए। तो ये जो ऑर्गेन पाइप है, इसमें मैं ना इसको लेके चलूंगा, बस मैं डिस्प्लेसमेंट को लेके चलूंगा जो एनसीईआरटी लेके चल रही है, ठीक है। वरना आप इतना ध्यान देना, जो डिस्प्लेसमेंट के बजाय प्रेशर पढ़ना चाहते हैं उन्हें इसका उल्टा बनाना पड़ेगा। अब आ जाइए यहां पर, क्योंकि दोनों एंड पे, पहले तो मैं ये समझाऊं, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, क्योंकि ये पाइप का एंड खुला हुआ है। ये दोनों तरफ पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है फ्री, ये नहीं कर सकता ना, इसलिए नोड है। अब बात करते हैं, यहाँ तुमने यहां से वेव भेजी, यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी। अब पहला तो क्वेश्चन ये कि यहाँ से रिफ्लेक्शन कहां से हो गया सर? ये रिफ्लेक्शन, चलो वहां तो दीवार से रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, आप एक कन्फाइंड रीजन, एक पाइप है, उसमें से एयर का प्रेशर दे रहे हो, अब ऐसे करके जा रही होगी। सुनो, मैं बनाता हूं, मेरी औकात इतनी है नहीं अच्छी, लेकिन आप एनिमेशन, ये कंप्रेशन रीजन, माना ये कंप्रेशन रीजन है, फिर ये थोड़ी देर के बाद रेयर फ्रैक्शन रीजन चलता है, रेयर फाइड रीजन, कंप्रेस पार्टिकल, रेयर फाइड रीजन, फिर थोड़ी देर के बाद कंप्रेस पार्टिकल आ जाएंगे, कंप्रेशन रीजन है ना, फिर रेयर फाइड रीजन। ऐसे ही चलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऐसे ही चलती है बेटा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, और ये आगे सरक रहे होते हैं। अब देखिए, रेयर फ्रैक्शन रीजन वो होता है जहां पर प्रेशर कम होता है ना, प्रेशर कम होता है, ठीक है। अब देखिए, ये खिसकता आगे जाएगा, तो पता ना, ये वो रीजन हो जाता है जहां नॉर्मल प्रेशर के कंपैरिजन में प्रेशर कम हो जाता है। तो अब बताओ, जैसे ही ये यहां पहुंचेगा, अब बाहर तो नॉर्मल प्रेशर है, इस पाइप के बाहर ये लो प्रेशर है, ध्यान रखना, ये लो प्रेशर रीजन है, ये हाई प्रेशर रीजन, ये वो रीजन है जहां पे नॉर्मल प्रेशर से कम हो जाता है, ये वो रीजन है जहां नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो जाता है एयर का। तो जैसे ही ये एंड यहां पहुंचेगा, ये एंड, तो बताना, बाहर तो नॉर्मल प्रेशर है भाई, पाइप के बाहर तो नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर एयर का, लेकिन ये लो प्रेशर रीजन है। तो तुमको एयर की आदत पता होगी, अपने आप ही वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर घुस जाती है, यानी बाहर की एयर अंदर घुस जाएगी। मैं फिर से रीजन बताता हूं, ये कौन सा रीजन है? रेयर फ्रैक्शन रीजन।
यहां प्रेशर कैसा होगा, लो, और ये कैसा है, नॉर्मल, लेकिन इससे तो ज्यादा है, तो ये हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, तो यहाँ की एयर अंदर घुस जाती है, यूं अंदर घुस जाती है, घुसी नहीं घुसी एयर, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो, कि बाहर की एयर अंदर घुस जाएगी, जैसे ही थोड़ी देर के लिए लो एयर आई, लो प्रेशर वेव आएगी ना, लो प्रेशर वेव, तो बाहर से अंदर एयर अपने आप घुस जाएगी। फिर पीछे से ये आएगा, ये पल्स बाहर जाएगी थोड़ी देर के लिए, यानी वेव बाहर से एयर नहीं जाएगी। फिर पीछे ये आएगा भाई, थोड़ी देर के बाद ये वाला जो रीजन है ये खिसक के यहाँ आगे आएगा, फिर घुस जाएगी एयर। तो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाहर से पल्स अंदर भी घुस रही है, तो इसलिए इसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, ध्यान रखना, इसमें भी स्टैंडिंग वेव बनेगी। लेकिन इसमें क्योंकि इधर दीवार नहीं है, तो ये वाला पार्टिकल भी इधर उधर ऑसिलेट कर सकता है, और ये वाला पार्टिकल भी इधर उधर ऑसिलेट कर सकता है, मजे से, खूब मजे से ऑसिलेट कर सकता है, ये भी और ये भी। तो यहां पर दोनों एंड पर एंटी नोड बनेंगे। अब आप ये पूछते हो सर ये पाइप क्यों नहीं होती, फिर इस पाइप को भी पढ़ा दीजिए। ये पाइप इसलिए नहीं होती, जैसे ये बताओ, ये मैंने नीचे से अंगूठा, ये दोनों तरफ से खुली हुई थी पाइप, है ना, दोनों तरफ से खुली हुई पाइप थी, ये मैंने अंगूठा लगाया तब ये आवाज निकली। अब यदि मैं दोनों तरफ से ही बंद कर दूंगा तो फिर एयर प्रेशर दिया कहां से जाएगा भाई, दोनों तरफ से बंद होगा तो एयर प्रेशर दिया कहां से जाएगा। इसलिए ऑर्गन पाइप या तो ये होती है या ये होती है, दो ही तरीके की हम डिस्कस, मतलब समझ गए ना कि ये वाली क्यों नहीं होती, यदि ये होगी तो फिर एयर प्रेशर कहां से दोगी। अब देखिए, अब पहले तो मैं ये मान लूं, अब इसमें एक टेक्निकली एक चीज और समझिए, हमको जब हमने स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग, तो इसमें हमको वेव दिख गई। अच्छी बात ये रही कि ये वेव विजुलाइज हो गई स्ट्रिंग में। अब बताना, मैंने यहां जो फूंक मारी, ये वेव विजुलाइज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना विजुलाइज, तो इसका लेकिन है, वेव है, ये मानना पड़ेगा। अब विजुलाइज, अब इसको मास्टर कैसे दिखाए कि देख रहे हो आप कुछ, यहां तो चलो मैंने दिखा दिया आपको, तो यहां हमको केवल फील करना पड़ेगा। एक और चीज, स्ट्रिंग में आपको एक सुविधा और मिल जाती है, हम जिस तरीके का ग्राफ पढ़ते हैं ना उस तरीके की वेव मिल जाती है। हम ग्राफ भी ऐसा पढ़ते हैं और वेव भी ऐसी दिख जाती है, है ना, ग्राफ भी ऐसे पढ़ते हो, बिल्कुल ग्राफ को कॉपी करते हुए वेव आगे बढ़ती है, वेव जैसा ग्राफ पढ़ते हैं वैसे ही वेव दिख जाती है यूं लहर से। ये स्ट्रिंग में बड़ा कंफर्टेबल होता है। लेकिन अब साउंड में क्या होता है, देखिए बेटा एक चीज समझना, जैसे पाइप है, ये कई सारे पार्टिकल होंगे, मैंने, है ना, ये वे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, अगला पार्टिकल भी, क्योंकि लॉन्गिट्यूड देखो वेव ऐसे जाएगी और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब बात आती है ग्राफ बनाने की, सुनिए ग्राफ बनाने की, आइए एक ऑसिलेशन पढ़ते हैं। यदि पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मान लो मैं ऑसिलेशन चैप्टर पे आ रहा हूं, है ना, ये मीन पोजीशन, ये पार्टिकल, ये ना पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, तो यदि इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स बोलूं इसके डिस्प्लेसमेंट को, तो जब एक्स वर्सेस टी का ग्राफ खींचेगा, तो सुनिए एक्स वर्सेस टी, इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो याद करो ऑसिलेशन में ग्राफ तो ऐसे ही खींचे थे ना, ग्राफ जिसका मतलब ये है, सुनिए, कि टाइम टिक 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 टिक, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, टिक 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 टिक, फिर डिस्प्लेसमेंट घटेगा घटेगा, जीरो हो जाएगा, टिक 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 टिक, डिस्प्लेसमेंट फिर पलट जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब आप बताना, ग्राफ, यहां तो कोई वेव नहीं थी, लेकिन ग्राफ तो ऐसे ही बनाना डिस्प्लेसमेंट का, बताना ये समझ में आया कि ग्राफ हमारे ऐसे ही बनते हैं साइन और कॉस के। तो इसीलिए जब हम इसको पाइप में, हम डिस्प्लेसमेंट कहां मैक्सिमम होगा कहां मिनिमम होगा, जब हम इसे ग्राफिकली, देखो देख तो पा ही नहीं रहे, साउंड दिखती थोड़ी नहीं है, लेकिन इसको फिर ऑन पेपर कैसे डिस्कस करें, ऑन पेपर डिस्कस कैसे करें। अब एक बात बताइए, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के पर दिखता तो नहीं है ना, फिर ऑन पेपर कैसे समझाएं किसी को। तो हमने एक तरीका अपनाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइए, इमेजनरी, क्या बनाइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रहा नॉर्थ पोल ऐसे करके, ये पढ़ी है कि नहीं आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब एक्चुअल में यदि ये मैग्नेट है तो इसमें से कोई लाइन थोड़ी नहीं निकलेंगी, लेकिन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर, ताकि सामने वाले से हम कुछ बातें कर सके कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड। क्या वास्तविकता में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थोड़ी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसने देखी है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हमें फीलिंग्स है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है,
लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ाया कैसे जाए, तो उसके लिए एक ट्रिक निकाली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइए। तो वैसे ही समझिए, ये जो ऑर्गन पाइप है, साउंड नहीं दिखेगी पर पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहे होंगे ना। अंदर जब आप डिस्टरबेंस करोगे, ये पार्टिकल ऑसिलेट तो कर रहे होंगे, तो हम उनके ऑसिलेशन का ग्राफ बनाएंगे। और सुनिए, भले ही ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन ग्राफ सबके ऐसे ही आते हैं बेटा, ग्राफ सबके यही आते हैं। अब देखिए, यदि ये ऑर्गन पाइप है और एक तरफ से बंद है, तो अब हमारे पास करने को क्या है, हम इसमें बस ग्राफिकली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए, क्योंकि हम ये पढ़ चुके कि यहाँ नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा। बोलो, अभी डिस्कस किया था ना कि यहाँ जो पार्टिकल है पक्का एंटी नोड बनाएगा या नोड बनाएगा, अभी डिस्कस किया था ना। आया ना, बोलो कि भैया ये वाला पार्टिकल नोड बनाएगा, क्योंकि ये हिल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल दीवार खड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ ऑसिलेशन ऐसे होते हैं, जब ये ऐसे ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब इसको दिखाएंगे कैसे, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, देखो ग्राफ में ऐसे ऐसे। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज बनाई है आपने, ये क्या चीज बनाई है, ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको ये बता रहा है। जैसे स्टैंडिंग वेव हमने रस्सी में पढ़ी थी, पता ना, रस्सी में स्टैंडिंग वेव पढ़ी थी कल परसों, 2 दिन से पढ़ रहे हैं। अब जैसे सपोज करो आपने ये स्टैंडिंग वेव बनाई, ये वाली, ठीक है, ये वाला हिस्सा ऊपर, ये वाला हिस्सा नीचे हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद ये। अब आप बताना, ठीक, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नोड है, ये रिप्रेजेंट करता है ये नोड है, ये रिप्रेजेंट करता है ये नोड है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एंटी नोड है, यही तो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एंटी नोड है। ठीक, तो अब आप एक चीज देखिए, ये देखिए कि मैंने, देखते चलना, इतना फिगर बना दिया है, देखो ये, देखो ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे चेक करो भैया आप। ये ग्राफ हमको यही तो बताता कि ये वाला पार्टिकल एंटी नोड है, ये वाला पार्टिकल नोड है, तो ये बना दिया है, बस इतना। नहीं समझे, दोबारा देखिए, ये रस्सी है, मैं एक फंडामेंटल मोड बनाता हूं, चलो ये फंडामेंटल मोड है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये शो कर रहा है कि ये बंदा एंटी नोड बना रहा है, एंटी नोड, और ये पॉइंट ग्राफिकली ये बता रहा है कि ये वाला पार्टिकल नोड बना रहा है। इतना तो हम समझ चुके ना, ये तो दिखता है रस्सी में, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना ग्राफ बनाऊं, बताना चलेगा या नहीं चलेगा, बोलो ये बताइए। अब बताइए, तो यही चीज तो मैंने यहां डेमोस्ट्रेट की है कि जो ये बता रहा है, आपको इसको ऐसे रीड करना है, आपको ध्यान रखना, ऐसे रीड नहीं करना कि पार्टिकल ऐसे ऐसे। इसमें क्या था, यही थोड़ी दिक्कत होती है टीचर को पढ़ाने में। यहां तो वाकई पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा था। इसमें क्या होगा, पार्टिकल तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, लेकिन ग्राफ के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो यहां जो पार्टिकल है इस पॉइंट पर, वो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है, मतलब एंटी नोड बना रहा है, और यहां जो पार्टिकल है वो नोड बना रहा है। बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इसमें समझाने में, क्योंकि रस्सी में सब कुछ दिखता है, और रस्सी में जैसा दिखता है वैसा हो रहा होता है। इसमें पार्टिकल ऑसिलेट यूं करेंगे, लेकिन उनका ग्राफ ऐसे बनाया जाता है, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। अब देखिए, या तो इस पाइप में, आइए तो हेडिंग पढ़ते हैं हम पहले एक एक करके। पहले मैं वो पढ़ा देता हूं जो एनसीईआरटी का है, समय बचेगा तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में भी बात कर लूंगा। देखिए, पहले पढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। कौन सी वाली, क्लोज एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड। तो देखिए पहले मैं, यानी देखिए ये रही हमारे पास पाइप, माना एल लेंथ की पाइप है, ये क्या है, ये एल लेंथ की पाइप है। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि यहां पर नोड बनेगा और यहां एंटी नोड, तो हम उसको ग्राफिकली कैसे दिखा रहा हूं, देखिए। तो या तो रस्सी में, वो रस्सी नहीं, पाइप में ये वाली साउंड वाली स्टैंडिंग वेव बन रही होगी इतनी। और ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे इसमें ड्रॉ करते समय इतना ध्यान देना है, यहां नोड और यहां एंटी नोड बनना चाहिए। तो या तो इस पाइप में ये वाली फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव सुनाई देगी, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, एक मिनट, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये एल लेंथ की पाइप, सर आप यही तो कह रहे हो, थोड़ी है ना भाई, आपका सर यही तो कहना है कि सर यहां नोड या एंटी नोड बनेगा, तो पॉसिबिलिटी ये भी है बेटा, देखिए चेक करिए। अब मैंने इस वेव को डिजाइन करते समय भी इस बात का ध्यान रखा है, यहां नोड, और गौर से देखो यहां एंटी नोड।
मैंने क्या बताया, स्टैंडिंग वेव में हमेशा कुछ डेफिनेट पैटर्न ही सामने आ सकते हैं, या तो ये वेव आएगी या ये आएगी। इस अंदाज में आएगी कि इस पाइप के इस एंड पे नोड बनेगा और इस पॉइंट पर एंटी नोड बनेगा। हो सकता है ये वाली पॉसिबिलिटी ना बने, ये वाली बन जाए। ठीक है, अब देखिए बेटा मैं जो बना रहा हूं चेक करो। इस ड्राइंग में भी आप एक चीज नोटिस करिए, इधर मैंने नोड और इधर एंटी नोड ही ड्रॉ किया है, इधर नोड और इधर एंटी नोड ही, यानी वेव इनमें वो ही बनेंगी। जैसे जब रस्सी थी तो रस्सी दोनों तरफ से क्लैंप थी, तो हमने कहा था ना या तो ये बनेगी या ये वाली बनेगी, क्योंकि हम इसको ड्रॉ करते समय इतना ध्यान दे रहे थे कि एंड पर तो नोड ही बनेंगे, तो या तो एक सेगमेंट या दो सेगमेंट या ऐसे बनेगी। अब हम इसको ड्रॉ करते समय क्या ध्यान दे रहे हैं कि ये एक ऐसी पाइप है जिसमें इधर वाले पार्टिकल हिलेंगे नहीं और एंड वाले पार्टिकल सबसे ज्यादा हिलेंगे। तो या तो इस पाइप में ये पॉसिबिलिटी जनरेट होगी या इस पाइप में ये पॉसिबिलिटी जनरेट होगी या ये, जैसे रस्सी में या तो ये पॉसिबिलिटी जनरेट होगी, ये पॉसिबिलिटी ये। तो हमने इन पॉसिबिलिटी को बोला था नॉर्मल मोड। दिस इज फर्स्ट नॉर्मल मोड, सेकंड नॉर्मल मोड, थर्ड नॉर्मल मोड। तो दिस इज फर्स्ट नॉर्मल मोड। ये क्या है, फर्स्ट नॉर्मल मोड है ये वाला। ये क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी या सेकंड नॉर्मल मोड। ये क्या है, थर्ड नॉर्मल मोड, तीसरी पॉसिबिलिटी। ठीक, अब आप अच्छा आप कोशिश करिए, क्या इसके बीच में और इसके बीच में कोई ऐसा फिगर तो नहीं रह गया जिसमें हम ऐसा बनाए कि यहाँ नोड बने और यहाँ एम्प्टी नोड। कोशिश कर लीजिए, इसके बाद या तो यही पॉसिबिलिटी मिलेगी। मैं तो तीन ही बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। आप इन फिगर को ऐसे पढ़िएगा, देखो ऐसे, ये रहा, हमने ऐसे ही बनाया ना एक, अगली पॉसिबिलिटी ये रही, तीसरी, यहां तो इसने और भी बनाई है, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये इधर पहले तो कैमरे में दिख गया कि नहीं दिख गया, ये मैंने ये तीन ही बनाई है, काफी है, फिर तो सिमिलरली थ्योरम, यानी या तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, देख रहे हो इस एंड जो क्लोज एंड है, यहाँ नोड बनेगा और यहाँ एंटी नोड बनेगा, या यहाँ नोड और एंटी नोड की ये पॉसिबिलिटी। तो अब आज ये एक फॉर्मूला हम इसमें कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसमें मैथमेटिक्स नहीं दे रखी है ना। आप सीधे बताइए ये कितनी, बताना ये कितनी वेवलेंथ है, ये आप अपने आप बताइए ये कितनी वेवलेंथ है। मैं आपकी मदद करता हूं, यहां से यहां तक लैम्डा होती है, यहां से यहां तक आधी लैम्डा बाई 2 होती है, तो ये आधी कितनी होगी, अब ये बताओ कितनी, अपने आप सोचो। नोड से लेके एंटी नोड तक की लेंथ कितनी हो गई, लैम्डा बाई 4। यानी गौर से देखो भाई, यदि आप इसमें नहीं समझे, ये जो वेव बना रहे हो आप, कोई भी वेव बनाते हो, ये यहां से यहां तक लैम्डा होती है, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2 हो गई, तो यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4 हुई ना। तो यानी इधर देखिए, आप इसको देखिए, यानी या तो इस ट्यूब में पूरी लेंथ पर लैम्डा बाई 4 की वेवलेंथ एक्साइड होगी, या तो इस पूरी लेंथ में ये वाली वेवलेंथ एक्साइड होगी, या इसमें कौन सी वेवलेंथ एक्साइड होगी, बताइए कितनी। अब अपने आप जोड़ के बताइए, ये अच्छा बताओ ये कितना है, ये तो है लैम्डा बाई 2 और ये है लैम्डा बाई 4, है या नहीं बोलो भाई। गौर से देखो, ये लैम्डा बाई 2 है ये, और यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4 है, तो कितना हो गया ये 3 लैम्डा बाई 4। यानी या तो इस ट्यूब में ये वाली वेवलेंथ एक्साइड होगी, या इस ट्यूब में ये वाली वेवलेंथ एक्साइड होगी, या इस ट्यूब में, बताइए। अब यहां तक गौर से देखिए, ये लैम्डा, यहां तक तो लैम्डा ही हो गया, और प्लस लैम्डा बाई 4, तो कितना हो गया ये, या इस ट्यूब में 5 लैम्डा बाई 4 बनेगी। अब सिमिलरली थ्योरम का इस्तेमाल करके बताइए, फर्स्ट नॉर्मल मोड में ये वेवलेंथ आ रही है, दूसरी पॉसिबिलिटी में ये वाली वेवलेंथ एक्साइड होगी, तीसरी में ये होगी, तो ऐसी nth नॉर्मल मोड का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, L इक्वल टू, अब कुछ डिजाइन करिए मैथमेटिक्स, अपने आप मैथमेटिकल इंडक्शन की तरह एक फॉर्मूला डिजाइन करिए, कोशिश करिए क्या आ सकता है। बहुत सिंपल है, सोचोगे तो, बहुत सिंपल है सोचोगे तो, कि यदि ऐसे ही डॉट 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 करते हुए जाएं, तो देखो लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 सब में आ रहा है, यानी ये तो सब में आ रहा है। अब इसमें आ रहा है 1, इसमें आ रहा है 3, इसमें आ रहा है 5, 1 3 5, नहीं बेटा स्वानी एन नहीं आएगा, क्योंकि गौर से देखो ऑड हार्मोनिक चल रही है 1। हाँ, हर्ष ने थोड़ा ठीक बताया, लेकिन उसे मैं करेक्ट कर दूंगा, इसे 2n प्लस, देखो लैम्डा बाई 4 तो आ ही रहा है सब में, और ऑड नंबर आ रहे हैं। अब हर्ष ने बोला 2n प्लस 1, अब थोड़ा चेक करो, 2n प्लस 1 नहीं आएगा, 2n माइनस 1 आएगा। एक्चुअली हर्ष क्यों बताइए,
ये कौन सा मोड है? फर्स्ट। तो n 1 डालोगे तो ये 3 आ जाएगा, है ना। हम चाहते हैं कि जो भाई यहाँ n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, और ये n इक्वल टू n है। अर्थ समझ गया कि नहीं समझ गया? क्या थोड़ी सी एरर हो गई? इतना तो सही पिक किया तुमने कि ऑड नंबर चल रहे हैं, क्योंकि 2n प्लस 1 भी ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ यदि मैं 2n प्लस 1 लेता हूं तो 1 डाल के ये 3 आएगा, जबकि 3 नहीं है। तो इसलिए यहां लीजिए 2n माइनस 1। तो इसको याद कर लीजिए। याद क्या करना, अपने आप भी भूल भी जाओ तो बना सकते हो। ठीक, एक अभी ठीक है? ठीक है नहीं? ऑडियो वीडियो आ रहा है? अब ठीक है कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी रिकॉर्डिंग ऑन है। अब सही है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, यानी आप बस इतना समझो जो आपके सिलेबस में है। बाद में अभी पहले एनसीईआरटी तैयार करो, ये आपको होम एग्जाम देने हैं। सिंपल है, बस इतना समझो कि भैया जो ओपन क्लोज होगी यहाँ तो नोट बनेगा, एंटी नोट। अब ये नोट एंटी नोट का कॉम्बिनेशन ये कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, इसको बोलते हैं पहली पॉसिबिलिटी फर्स्ट नॉर्मल मोड, सेकंड नॉर्मल मोड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे nth नॉर्मल मोड। और अभी हमने फॉर्मूला खुद डिजाइन कर लिया। अच्छा, मैं आपको एक ये दिखाता हूं। देखिए, यदि मैं दोनों तरफ से इसको क्लैंप कर दूं, है ना। अब बताइए इसमें दोनों तरफ क्या बनने हैं? देखिए एक मिनट गौर से देखिए। यदि मैं, अरे गौर से देखिए, यदि क्लैंप कर दूं तो ये जो एंड के पार्टिकल है वो तो ऑसिलेट ही नहीं कर पाएंगे ना। एंड के पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो एंड पर बनना है नोड, पक्का। लेकिन अब गौर से सुनना, शायद कुछ कुछ ऐसा दिख जाएगा, ऐसा ऐसा, क्योंकि इसकी लेंथ ऐसी है कि ये वाला बन जाता है। ये देखना बेटा, पक्का चेक करके बताना हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ 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 कुछ, हालांकि ये परफेक्ट लेंथ नहीं है, लेकिन गौर से देखिए, यदि आपको दिख पा रहा हो तो यहां पर है ना नोड बन गया, फिर चार। हालांकि ये परफेक्ट लेंथ नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ कुछ आइडिया इस जैसा हो गया ना, है ना। ये चीज इधर से बनाए, हाँ इधर से बनाता हूं, तो गौर से देखो ये, क्योंकि वो अच्छा उधर उधर सबसे एंड, क्योंकि ये पार्टिकल अब क्लैंप नहीं है। नाउ दिस पार्टिकल इज फ्री टू ऑसिलेट, तो आप इसको फील तो कर ही सकते हो ना। नाउ दिस पार्टिकल इज फ्री टू ऑसिलेट, तो गौर से देखो, उससे पहले एक नोड बन चुका है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बताओ। लेकिन जैसे ही मैं इसे क्लैंप कर दूंगा, क्लैंप, तो अब क्यों होगा ये ऑसिलेट? ठीक है, होपफुली आप समझ गए या नहीं समझ गए, ये बताओ। ये समझ गए कि नहीं समझ गए? अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है सुनिए, ये तो आपने ये निकाल दिया पक्का। अब मुझे ये बताइए, यहां से लैम्डा निकालिए, लैम्डा कितना आ गया बताओ। लैम्डा आ गया 4l। यहां से लैम्डा कितना आ गया? 4l/3। चेक करो, यहां से लैम्डा कितना आ गया? 4l/5। तो अपने आप बता दीजिए, इस सिनारियो में यदि हम वेवलेंथ निकालें nth नॉर्मल मोड में, तो 4l 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 सब में आ रहा है 4l, और इसके नीचे 1 3 5, यानी 2n-1। समझ गए या नहीं समझ गए? यानी आप चाहे ऐसे याद, मतलब एक ही बात है, इसका लैम्डा इसको एडजस्ट कर दो, यही आ रहा है, मतलब इससे भी ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी निकालिए। अब फ्रीक्वेंसी तुम्हें ध्यान है ना, न्यू लैम्डा इक्वल टू होता है v, तो फ्रीक्वेंसी हो गया v/लैम्डा, v/लैम्डा। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी v/लैम्डा, लैम्डा कितना? 4l। मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी v/लैम्डा, लेकिन वो लैम्डा रखेंगे ना जो है, तो लैम्डा कितना है इसका? 4l/3। इस केस में निकालते हैं न्यू, ठीक है, वही v/लैम्डा। अब लैम्डा कितना है? 4l/5, 4l/5। तो इन शॉर्ट बताइए nth नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी आई? v और 4l तो सब में आ ही रहा है, देखो v 4l v 4l। अब 1 3 5 यानी 2n-1, 2n-1 है ये, ठीक। और एक चीज और नंबर डाल सकते हो, ये कि ये फर्स्ट नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी है, ये थर्ड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी है, ये nth नॉर्मल, तो ये n भी डाल सकते हो, इसमें भी n डाल सकते हो। समझ गए या नहीं समझ गए? जल्दी बोलो। मतलब ये खुद भी जनरेट कर रहे हो फॉर्मूले, इसकी मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास समय नहीं है, वरना हम मैथमेटिकल भी ड्राइव कर सकते थे ये, ठीक है। न्यू n 2n-1 साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना। और ये, अब एक चीज सुनना, एक चीज और सुनना,
V अपॉन 4L, V अपॉन 4L, V अपॉन 4L, V अपॉन 4L। इस V अपॉन 4L को न्यू1 लिख दो, क्योंकि V अपॉन 4L न्यू1 है। तो अब गौर से सुनना, ये जो न्यू2 है ना, 3 न्यू1, इस न्यू3 को क्या लिखोगे, 5 न्यू1। तो अब एक चीज समझिए, कल मैंने नाम नॉमेनक्लेचर बताया था ना, कैसे होता है, यानी न्यू2 न्यू3 ये सब में कहीं ना कहीं न्यू1 आ रहा है, तो इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसलिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं। किस वाले मोड को, फंडामेंटल मोड, ठीक है। अब दूसरा नाम, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। अब ये नाम दिया कैसे जाता है ये बताता हूं। इसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं, जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसको। इसको बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। अब एक्चुअली क्या होता है, नाम ऐसे दिया होता है, गौर से देखिए, ये एक है ना, ये यदि हम इसको एक फंडामेंटल माने, एक, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को एक माने, इस स्ट्रक्चर को एक माने, तो ऐसे यहां पे 3 स्ट्रक्चर मिल जाएंगे आपको। देखो 1 2 और ये 3, मतलब नोड से एंटी नोड तक का एक स्ट्रक्चर माने, नोड से एंटी नोड तक। तो देखो नोड एंटी नोड तक एक, फिर नोड से एंटी नोड का एक और 2, फिर ये 3 मिलेंगे ऐसे। मतलब पहले का 3 गुना है यहाँ पे, इस जैसी 3 बन रही है कहानी, इस जैसी 5 बन रही है। समझ गए कि नहीं, ये नाम कैसे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं नाम, कि जो यहां बनना होगा वैसा इसका 3 गुना बनेगा। अच्छा, जब हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी, स्ट्रिंग रस्सी पढ़ी थी, तो उसमें जो अगली फ्रीक्वेंसी मिली थी वो 2 न्यू1 बनी थी, 2 न्यू1 बनी थी। इसका एक और मतलब बताता हूं, एक और मतलब बताता हूं। पहले मुझे लगता है यहां तक तो मैं समझा पा रहा हूं। इमेजिन करो न्यू1 की वैल्यू आपको 10 हर्ट्ज दे रखी है, इमेजिन करो 10 हर्ट्ज दे रखी है न्यू1। तो इसका मतलब इस पाइप में या तो आपको न्यू1 इक्वल टू 10 हर्ट्ज मिलेगी, या फिर सीधे अगली आवाज क्या सुनने को मिलेगी, न्यू2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ न्यू1, यानी 3 न्यू1, 3 इंटू 10। इसका मतलब यह है, या तो इस पाइप में आपको 10 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देगी, यदि मान लो 10 हर्ट्ज की फंडामेंटल आवाज सुनाई दे रही है, तो या तो इस पाइप में आपको 10 हर्ट्ज की आवाज सुनाई देगी, या इस पाइप में 10 के बाद सीधे 30 हर्ट्ज की आवाज सुनाई देगी। आप बीच की आवाज एक्सपेक्ट मत करना इस पाइप से, 11 12 13 14 15 16 इन हर्ट्ज की आवाज नहीं सुनाई देगी। अब बताइए, तो अगली बार इसमें सीधी अगली आवाज कौन सी सुनाई देगी आपको, तो क्योंकि इसमें ऑड हार्मोनिक चल रही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 5 टाइम्स, तो अब 5 इंटू न्यू1 यानी 50 हर्ट्ज। तो ये वो पाइप है जिसमें या तो यदि 10 हर्ट्ज की आवाज सुनाई देगी, यदि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो फिर इस पाइप में या तो आप 10 हर्ट्ज की साउंड जनरेट कर सकते हो, या 30 हर्ट्ज की साउंड जनरेट कर सकते हो, या 50 हर्ट्ज की साउंड जनरेट कर सकते हो इस पाइप में, इस लेंथ की पाइप में। क्या ये समझ में आ गया है या नहीं आ गया, जल्दी बोलो। आप इतना याद रखिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ऑड हार्मोनिक चलती है यहाँ पे। अब आ जाइए एक और, अब आते हैं, मैं एक काम करता हूं, बाकी सब तो मिटा देता हूं, केवल ये लिख देता हूं जो मतलब की बात है, जिसपे सवाल आपके हो जाएंगे। बाकी तो सब पता ना, न्यू1 कितनी निकली इसमें, V अपॉन 4L, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगली फ्रीक्वेंसी 3 न्यू1 निकली, अगली क्या निकली, 5 न्यू1 निकली, ये वाली। और ये वाली क्या निकली, न्यू एन, वो निकली 2n माइनस 1 न्यू1। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास ऑर्गन पाइप। अभी इसके सवाल बाद में कराऊंगा, ठीक है, एक साथ। अब आते हैं दूसरी पाइप। यदि स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड, ओपन एट बोथ द एंड, यानी अब ये वाली पाइप है। अब आपको बस ड्राइंग आनी चाहिए बस। अब देखिए, हमें इतना ध्यान देना है क्योंकि ये दोनों तरफ से ओपन है, दोनों तरफ से ओपन है, तो ये तो तय है कि एंड पर एंटी नोड ही बनेंगे, एंड पर। तो अब एंड पर एंटी नोड बने वो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, एंड पर एंटी नोड बने वो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो या तो बेटा ऐसे करके वेव का इतना हिस्सा चेक करो, ये
अब मेरी ड्राइंग इतनी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। या तो ऐसे करके वेव एक्साइट होगी, देख रहे हो आप नहीं, या तो ये, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं, चलो ये देखिए ये वाले फिगर, इधर वाले, या तो ये वाली वेव एक्साइट होगी। और गौर से देखो इधर क्या लिख रहा है, इधर क्या लिख रहा है, ए एंटी नोड, नोड और फिर इधर एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड और यहाँ एंटी नोड, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से खुली हुई है। अब आप खुद अपने आप दिमाग चलाइए, अगली पॉसिबिलिटी यदि हम बनाए, अगली पॉसिबिलिटी, दिस इज फर्स्ट नॉर्मल मोड, यानी यहाँ n इक्वल टू 1 रखा जाएगा, यहाँ n इक्वल टू 2 रखा जाएगा। अब बताओ दूसरी पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा डायग्राम बनाओ कि एंड पर एंटी नोड ही बनने चाहिए। तो देखो चेक करो, अगली पॉसिबिलिटी यही बनेगी, उससे पहले और कोई वेव ढूंढ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक और बना देते हैं, n इक्वल टू 3, एक और बना देते हैं, ये क्या है, L लेंथ की पाइप, ये L लेंथ की पाइप। तो अब इसमें कौन सी वेव बन रही होगी, देखना। ठीक है, ये ऊपर बन रहे हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं हो तो यहां देख सकते हो आप ये ढंग से। अब देखिए एक चीज और दिखाता हूं, जैसे ये वाला ऊपर वाला तो मैं दिखा ही सकता हूं, ये यदि मैं, हालांकि ये ट्रांसवर्स है और वो लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा रहा हूं, देखिए कुछ दिख रहा है, थोड़ा हल्का करता हूं, है ना, हल्का कहां पर हूं, ये हालांकि ये ट्रांसवर्स है, इसका तो जैसा बता रहा हूं वैसा ग्राफ दिख भी रहा है, देखो बेटा कुछ दिख रहा है पहले जैसा नहीं। यदि बीच में नोड बना दिया, हालांकि ये मैंने फिजिकली क्लेम कर रखा है ना, देखना पहले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आप अपने आप फॉर्मूला बनाइए, हम और आप मिलके बताना ये कितनी लेंथ है, λ/4, ये कितनी है, λ/4। तो बताइए भाई ये λ/4 है यहां तक, क्योंकि नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है, याद करो, ये भी λ/4 है। तो बताइए यहां जो लेंथ है वो कितनी हो गई, λ/2। ऐसे चलिए यहां जनरेट करते, बताना ये कितना है, यहां से यहां तक λ/4, यहां से यहां तक ये λ/2 है, यही हो गई ये 2 λ/4 है, और ये λ/4, वो तो बताइए L इक्वल टू लैम्डा हो गया ना, सबको जोड़ दीजिए। अब अपने आप बताइए यहाँ पे, ठीक है, ये कितना हो गया, जोड़ के बताएंगे इस L लैम्प पे कितनी वेव है, खुद जोड़ के बताओ कितना है, जल्दी बताओ भाई। ये λ/4 यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक एक वेव पूरी मिली गई तुमको लैम्डा, फिर यहां से यहां तक λ/4, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, लैम्डा प्लस λ/2, 3 लैम्डा, पूरी लेंथ पर 3 λ/2 एक्साइट हो रही है। तो एक काम करो, इसको भी 2/2 ही लिख लो, इससे क्या होगा, λ/2 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 सब में आ रहा है। तो अब बताइए जो nth नॉर्मल मोड होगा उसकी लेंथ कितनी होगी बताइए। तो देखो पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में यहाँ 2 आ रहा है, तीसरे में यहाँ 3 आ रहा है, चौथे में 4 आ जाएगा, n में n λ/2। ये तो फॉर्मूला और इजी हो गया है ना। तो यानी यदि nth नॉर्मल मोड होगा तो लेंथ और वेवलेंथ में ये रिलेशन होगा। तो अपने आप बता दीजिए वेवलेंथ कितनी हो गई, वेवलेंथ कितनी हो गई यहाँ पे 2L/n, और वेवलेंथ ये हो गई तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बोलो। अच्छा फ्रीक्वेंसी यहां से बताइए, लैम्डा हो गया 2L, यहां से लैम्डा कितना हो गया, है ना, इसी को बना लो, तो 2L/2, यहां से लैम्डा कितना हो गया 2L/3। तो अपने आप समझिए लैम्डा इस वाले का 2L/n होगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी V/λ से निकलती है, हालांकि है नहीं, V/λ, लैम्डा कितना है 2L, यहां फ्रीक्वेंसी निकाले V/λ से निकलती है, लेकिन इस वाले मोड में है, ये है 2L/2, 2 ऊपर पहुंच गया। अपने आप समझिए ये किस तरीके का फॉर्मूला बन रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी, इसको सेकंड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ गए नहीं। तो बताइए यदि इसको ये V है ν1, तो ν2 इक्वल टू आ रहा है 2ν1, 2ν1, और ν3 इक्वल टू आ रहा है 3ν3। तो मैं मतलब का फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे हटा के, जिस पर सवाल है, सवाल तो वैसे मैंने सब बता ही दिया, ठीक है। अब देखिए, तो हमने देखा यहां ν1 कितना आया था, अरे कितना आया था ν1, कैसे यहां लिख रहा था ν1 V/4L था क्या,
एक बार फिर से देखते हैं, एक मिनट। एल थी हमारी लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा हो गया 2L, सही है ना, लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 2, तो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी V अपॉन लैम्डा, V अपॉन 2L, सॉरी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आई है V अपॉन 2L, सॉरी फ्रीक्वेंसी आई थी V अपॉन 2L, और यहाँ कितनी फ्रीक्वेंसी आई, अभी अभी हमने देखा 2 न्यूटन, यहाँ कितनी आई थी, अब आप अपने आप समझ जाओगे नाम कैसे दिए जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ आई थी न्यूएन इक्वल टू एन न्यूएन। अब बताइए नाम, फर्स्ट हार्मोनिक, दूसरा सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, nth हार्मोनिक। इसका मतलब सुनिए, अब सुनिए, यदि यहां न्यूएन की वैल्यू 10 हर्ट्ज है, यदि न्यूएन की वैल्यू 10 हर्ट्ज है, तो न्यू2 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 20 हर्ट्ज। न्यू3 की वैल्यू कितनी होगी, 30 हर्ट्ज। न्यू2 की वैल्यू 20 हर्ट्ज इसलिए होगी क्योंकि 2 न्यूएन, ये इसलिए होगी 3 न्यूएन। इसका मतलब समझिए, यदि इस पाइप में आप 10 हर्ट्ज की आवाज निकाल पा रहे हो, 10 हर्ट्ज की आवाज सुन पा रहे हो, तो अगली आवाज यदि पॉसिबल आवाज होगी वो अगली 20 हर्ट्ज की होगी, यानी इसमें 10 और 20 के बीच में कोई और आवाज नहीं सुन सकते। इसमें अगली आवाज 30 हर्ट्ज की होगी। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, ध्यान करो, यदि पहली आवाज 10 हर्ट्ज की है, बताइए इसमें क्या हुआ था, पहली आवाज 10 हर्ट्ज की है, तो अगली आवाज कौन सी सुन पाए थे आप इसमें, 3 न्यूएन, यानी पहली आवाज जो भी सुनोगे अगली आवाज उसके 3 गुना सुन पाओगे, यानी 10 हर्ट्ज के बाद सीधे 30 हर्ट्ज की ही आवाज मिलेगी, 10 और 30 के बीच में कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो अब इसके सवाल कैसे होते हैं, सस्ते सस्ते सवाल है बेटा, बस एक सवाल थोड़ा सा घूमने वाला है, वो मैं आज तो नहीं कराऊंगा, वो कभी और कराएंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल 15.5 देखिए, एग्जाम्पल 15.5, ये क्या कह रहा है, एक पाइप है 30 सेंटीमीटर लंबी पाइप, ओपन एट बोथ दी एंड, तो अब आपको जैसे ही ओपन एट बोथ दी एंड है तो ये थ्योरी यूज करेंगे, ठीक है, ओपन एट बोथ दी एंड। वो कह रहा है विच हार्मोनिक मोड, कौन सा वाला हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप रिजोनेट आप 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स, मतलब किस nth नॉर्मल मोड में, किस नॉर्मल मोड में, पहला सवाल कितना है 1.1 किलोहर्ट्ज, मैं उसे 1100 हर्ट्ज लिख देता हूं, 1.1 को करोगे ना, हाँ, तो वो ये कह रहा है कि यदि किसी इस पाइप में आपको ये आवाज सुनाई दे रही है, ये वाली आवाज के साथ रेजोनेंस हो रहा है, मतलब रेजोनेंस का मतलब यही फ्रीक्वेंसी, तो एन क्या होगा, यदि साउंड की स्पीड 330 लेनी है आपको मीटर पर सेकंड, तो आपको एन बताना है, बस एन बताना है। क्वेश्चन समझ गए कि यदि एक पाइप दोनों तरफ से ओपन हो और 330 की रफ्तार से साउंड चले उसमें, तो आपको यह बताना है कौन सा नॉर्मल मोड, किस, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो, दो तरीके हैं सवाल करने के, दो तरीके। पहला तरीका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V अपॉन 2L, पहला तरीका है ना V अपॉन 2L, V कितना 330, 2 और L है, हाँ लेंथ भी दे रखी थी बेटा, सॉरी लेंथ भी दे रखी थी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.3 मीटर, 0.3। सॉल्व करके बताइए न्यूएन कितना आएगा, सॉल्व करिए बेटा, न्यूएन कितना आएगा, सही कर रहा हूं ना, बताइए न्यूएन 330 अपॉन 2 इंटू 0.3, ये हटा के 0 डाल दीजिए, 1100 अपॉन 2, 550, 550 हर्ट्ज। यानी कि इस पाइप में जो पहली आवाज की शुरुआत होगी वो 550 हर्ट्ज की आवाज होगी, ना आपको 0 हर्ट्ज की आवाज सुनाई मिलेगी, ना 100, 200, 250, 300, कोई नहीं, पहली आवाज 550 की होगी। अब देखना, एक है इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो अब अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी मिलेगी आपको सुनने को, देखते हैं, चेक करते हैं। अगली फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2 न्यूएन, यानी 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1100 हर्ट्ज, और वो यही कह रहा था कि 1100 हर्ट्ज की आवाज सुनाई दे रही है, तो हमको आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला कि वो सेकंड नॉर्मल मोड होगा जब 1100 हर्ट्ज की आवाज सुनाई दे रही होगी। कौन सा तरीका हुआ ये कि आपने हिट एंड ट्रायल यूज किया। ये तरीका समझ में आया या नहीं आया, पहले बताओ कि आपने जो हिट एंड ट्रायल यूज किया कि पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर आपने इस मेथड को यूज किया कि इस वाली पाइप में या तो न्यूएन या 2 न्यूएन या 3 न्यूएन, हम ऐसे करके ढूंढ ही लेते, हम ढूंढ लेते, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है,
अब ये फिजिक्स यूज करिए कि इसमें न्यू एन इक्वल टू एन इन न्यू वन होता है ना, ये वाला। ये अब हमारी ये फ्रीक्वेंसी तो 1100 है, ये एन हमें पता नहीं, और न्यू वन की वैल्यू कितनी है, न्यू वन की वैल्यू है 550, तो एन तब भी 2 आ रहा है। एक तरीका ये हो गया। अब यदि ये एन, अब आप सुनना, यदि ये एन फ्रैक्शन में आ रहा होता, 1.5 आधा पौआ ऐसा है ना, तो हम बोलते हैं कि यह आवाज तो हो ही नहीं सकती। हम क्या आंसर देते कि भाई कि ये आवाज तो इसमें संभव है ही नहीं, लेकिन एन पूरा पूरा आ रहा है ना, क्योंकि हमने जो एन सीखा है 1 2 3, फर्स्ट के बाद सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी, 1.5 पॉसिबिलिटी हमने नहीं पढ़ी है। आइए इसी में एक और सवाल, वो ये कह रहा है which harmonic will the resonance with the same source be observed if one end of the pipe is closed। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि ये पाइप बंद होती एक तरफ से, तो क्या हम 1100 हर्ट्ज की आवाज फिर भी सुन पाते क्या? यदि ये पाइप, अब क्योंकि ये एक तरफ बंद होती तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कुछ और होती। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कुछ और होती, तो बताइए न्यू वन V/4L, फिर ये फॉर्मूला लगता यदि ये बंद होती तो V/4L। अब V तो हमारा 330 दिया है, 4 दिया है, और L 0.3 दिया है, तो 1100/4, भाई 1100 550 275 हो गया। ये देखना सही हूं मैं, एक बार देखना, यदि ये एक तरफ से बंद होती तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होती, V/4L का फॉर्मूला लगता 330/4 × 0.3। मुझे ये बताओ सही है ना भाई? 350, ये V/2L, ये V/4L, 550, 550, 250, 200, देखो बेटा सही है ना 275 है। अरे बोला करो, साथ क्यों नहीं देते हो? अब बताइए, अब मुझे ये बताइए, ये पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसमें ये सुनाई देगी। अब अगली आवाज कितनी सुनाई देगी इसमें? अब अगली आवाज जो सुनाई देगी वो 3 × न्यू1 सुनाई देगी, और न्यू1 है 275, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 5 × 15 है ना, 5 × 15 का 5, कैरी गई 1, सही कर रहा हूं ना? 7 × 21 और 1 22 का 2, 3 दूनी 6 2 8। यानी सुनिए, या तो पहली आवाज 275 हर्ट्ज की सुनाई देगी आपको, नहीं तो 825 हर्ट्ज की सुनाई देगी। अभी 1100 तो आया ही नहीं है, अगला चेक करते हैं। न्यू 3 5 न्यू1, न्यू1 कितना है? 275, 5 25, 5 35 और 2 37, 5 दूनी 10 3 13। अब आप बताइए, फ्रीक्वेंसी 275 हर्ट्ज की सुन ली हमने, अगली 825 की, अगली 1375, 1100 का नंबर ही नहीं आया। 1100 तो स्किप हो गया कि नहीं हो गया? भाई 1100 आया ही नहीं ना, समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब इस पाइप में आप 1100 हर्ट्ज की आवाज नहीं सुन पाओगे, 1100 हर्ट्ज की आवाज नहीं सुन पाओगे। दूसरा तरीका, पहले बताओ ये तरीका समझ में आया कि नहीं? हिट एंड ट्रायल। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका इसमें आप एक काम करिए, ये वाली फिजिक्स लगा देते हैं ना, ये वाली, न्यू एन इक्वल टू 2n - 1 न्यू1 होता है। न्यू एन कितना है हमें? 1100। हम चाहते हैं कि हमें 1100 हर्ट्ज की आवाज सुनाई देने को मिले। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके, 2n - 1, ये 275 है ना, 275। तो भाई न्यू1 हमारा 275 तो निकला था, तो 2n - 1 इक्वल टू 1100/275, साढ़े इसका दोगुना 550, तो ये 4 बार गया, तो 2n - 1 4, 2n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 2.5। अब अपने आप बताओ इस नंबर, एक तरीका ये भी है, क्या लगता है ये वाली आवाज सुनाई देगी कि नहीं? क्या लगता है इस डाटा से, इस डाटा से देख के क्या लगता है? नहीं सुनाई देगी, क्योंकि n 2.5 अद्धा पौआ नहीं हो सकता। तो एक सवाल मैंने करा दिया, एक सवाल सेम टू सेम आप करिए, अभी करिए और मैच करिए। क्वेश्चन नंबर ये करिए 15.17, 17वां सवाल करिए एक्सरसाइज का, 15.17, ठीक है।